एक गांव में रमेश अपनी पत्नी सुषमा के साथ रहा करता था। रमेश मजदूरी किया करता था। वो बहुत ज़्यादा गरीब थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपने छोटे से परिवार में बहुत खुश था। कम पैसों में ही वो बहुत ज़्यादा खुश रहते थे। लेकिन उनकी ये खुशियाँ ज़्यादा टाइम तक न टिक सकीं। उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी न की थी। एक दिन उनके घर कुछ आदमी आए और वो रमेश से बोलते हैं, रमेश, शहर में हमारी बहुत बड़ी एक कंपनी है जो गरीबों को रोज़गार देने का काम करती है, और हमें जैसे ही तुम्हारा पता चला हम तुम्हारे पास आ गए। तुम हमारे साथ शहर चलो, वहाँ पे हमारी कंपनी में काम करो। अगर तुम्हारा काम हमारे साहब को अच्छा लगा तो तुम्हें अच्छी सैलरी भी मिलेगी और तुम्हारी ये गरीबी दूर हो जाएगी। उनकी बात सुनकर रमेश उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। सुषमा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकता। वो सुषमा से बोलता है, सुषमा, हम कब तक इस गरीबी में जीते रहेंगे? अब हमारे पास अपनी किस्मत खोलने का एक मौका आया है, तो हम इसे ऐसे नहीं गंवा सकते। कोशिश करने में क्या हर्ज है? मैं चला जाता हूँ। मैं जैसे ही वहाँ पर नौकरी लग जाएगी मैं तुम्हें पैसे भेज दिया करूँगा, और अगर ज़्यादा अच्छा काम चला तो मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊँगा। इस तरह रमेश सुषमा को समझाकर उन लोगों के साथ चला जाता है। ऐसे ही दिन बीतते चले जाते हैं और महीने हो जाते हैं, लेकिन रमेश की कोई खबर नहीं मिलती है। सुषमा बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगती है। अब उसके पास जितनी भी जमा पूंजी थी वो सभी ख़त्म हो चुकी थी। अब उसके पास खाने के लिए राशन भी ना बचा था। वो सोच रही थी कि आखिर रमेश कहाँ गए, उनकी कोई खबर क्यों नहीं आई। एक दिन सुषमा के घर उसकी पड़ोसन आती है और वो सुषमा से बोलती है, सुषमा बहन, तुम कब तक अपने पति का यूं ही इंतजार करती रहोगी? अब तो तुम्हारे खाने के भी लाले पड़ चुके हैं। तुम कुछ करो ताकि तुम अपने पेट का गुजारा कर सको। हाँ बहन, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं क्या करूं? मैं तो ना ही पढ़ी लिखी हूं और ना ही मैं कोई काम कर सकती हूं। तो मैं क्या करूं ऐसे में? अरे सुषमा, तुम्हारे हाथों में जो स्वाद का जादू है तुम उसे चलाओ। तुम कितने अच्छे ब्रेड पकोड़े बना लेती हो। अगर तुम वो बेचने लगी तो यकीनन सभी तुम्हारे ब्रेड पकोड़ों को खाएंगे और बहुत ज़्यादा पसंद भी करेंगे, क्योंकि तुम्हारे ब्रेड पकोड़े बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं। सुषमा को ये उपाय बहुत ज़्यादा पसंद आता है और वो अपना जेवर बेचकर जितने पैसे मिलते हैं उनसे ब्रेड पकोड़े बनाने का सामान ले आती है और रोड के किनारे वो ठेला लगा लेती है। सर्दियों का टाइम था। खून को जमा देने वाली ठंडी हवाएं चल रही थीं, लेकिन वो उसमें ही अपनी मेहनत कर रही थी और ठेले पर खड़ी थी, लेकिन उसके पास कोई भी ग्राहक नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद एक ग्राहक उसके पास आता है और उससे बोलता है, बहन, एक प्लेट ब्रेड पकोड़ा लगा दो, जल्दी लगाना, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। सुषमा अपने ग्राहक को ब्रेड पकोड़ा लगाकर देती है। उस ग्राहक को उसका स्वाद इतना ज़्यादा पसंद आता है कि उसकी तारीफ करने लगता है और उससे बोलता है, अरे वाह, क्या स्वाद है! ऐसा ब्रेड पकोड़ा तो मैंने आज तक नहीं खाया। कितना ज़्यादा स्वादिष्ट ब्रेड पकोड़ा है। तुम ऐसा करो, 3 प्लेटें पैक भी कर दो। मैं घर पर ले जाकर अपने बच्चों को खिलाऊंगा, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। इस तरह धीरे धीरे लोगों को उसके ब्रेड पकोड़ों के बारे में पता चलने लगता है और सबको ही उसका स्वाद बहुत पसंद आ रहा था। धीरे धीरे करके वो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती है। एक समय की बात है। एक गांव हुआ करता था। उसमें एक रोशन नाम का लड़का रहा करता था। वह काफ़ी दिनों से बेरोजगार था। काम ढूंढते ढूंढते वह थक चुका था, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिला था। इसी बात से उसके गांव वाले भी उसे चिढ़ाते रहते थे। अरे रोशन, ऐसे ही खाली घूम रहा है? काम वाम कर, कुछ पैसे वैसे कमा। खाली घूमने से आजकल कुछ नहीं होता, सब कुछ पैसे का जमाना है। अरे क्या बताऊं चाचा जी, बहुत काम ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे कहीं काम ही नहीं मिल रहा। आजकल ऐसा ही होता है, बच्चे पढ़ लेते हैं और फिर काम वाम कुछ करते नहीं हैं, ऐसे ही घूमते रहते हैं और आवारागर्दी करते रहते हैं। अरे नहीं चाचा जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ काम ढूंढने की, लेकिन मुझे काम मिल ही नहीं रहा है। जैसे ही मुझे काम मिल जाएगा मैं काम पर जरूर चला जाऊंगा। इतना बोलकर रोशन वहां से चला जाता है और रोशन के जाने के बाद ही उस व्यक्ति के पास एक दूसरा व्यक्ति आता है। अरे देख रहे हो भाई, ये रोशन तो कोई काम वाम ही नहीं करता, दिन भर आवाराओं की तरह फिरता रहता है। हमारे बच्चे तो काम कर रहे हैं और खूब पैसा कमा रहे हैं। अरे माइन, दूसरों के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए।
कोई पता नहीं किसकी किस्मत कब बदल जाए। क्या पता कुछ ही दिनों में वो काम करने लग जाए और हमसे भी ज़्यादा पैसे कमाने लगे। ऐसा भी तो हो सकता है। ज़रूरी तो नहीं कि वह ज़िंदगी भर गरीब ही रहे। जब बेचारा रोशन घर पहुंचता है तो उसके पिताजी भी उससे बोलते हैं, ए नालायक, मैंने तुझे इतना पढ़ाया लिखाया इसलिए कि तू आवारा घूमेगा? तूने आज तक कोई काम नहीं किया। जा, इस घर से निकल जा। पहले कोई काम कर, पैसे कमा, फिर वापस आना। और अगर तूने पैसे नहीं कमाए तो वापस इस घर में कदम भी मत रखना। फिर बेचारा रोशन जंगल की तरफ जा रहा होता है। तभी उसे एक वुडन मिलते हैं जो बेचारे गिर जाते हैं। फिर रोशन उन्हें उठा देता है और वह वुडन रोशन से बोलते हैं, अरे बेटा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद जो तूने मुझे उठा दिया, नहीं तो मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा था। लेकिन बेटा, तुम इस जंगल में क्या करने जा रहे हो? दादाजी, मैं काम की तलाश में भटक रहा हूँ। मेरे पापा ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है और मुझसे कहा है कि जब तक मैं काम नहीं करूँगा वह मुझे घर में नहीं आने देंगे। मैं इसीलिए भटक रहा हूँ। अच्छा चल, तू मेरे एक सवाल का जवाब दे दे, फिर मैं तुझे खजाने के बारे में बताऊंगा। हाँ दादाजी, पूछिए, मैं सवाल का उत्तर देने की कोशिश करूँगा। अच्छा तो बेटा, सवाल ये है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो पानी पीने से मर जाती है? फिर रोशन सोचने लगता है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो पानी पीने से मर जाती है। वह बहुत देर तक सोचता है लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर वह बोलता है, अरे दादाजी, वो प्यास है जो पानी पीने से मर जाती है। अरे वाह बेटा, तुम तो बहुत समझदार हो। चलो अब मैं तुम्हें उस खजाने का पता बता देता हूँ। फिर वो बूढ़ा व्यक्ति रोशन को खजाने का पता बता देता है। फिर रोशन उस गुफा में चला जाता है और वहाँ से एक खजाने का बक्सा उठा लाता है। फिर उसे लेकर वह अपने घर जाता है तो उसके पिताजी उससे बोलते हैं, अरे बेटा, तुम्हें ये खजाना कहाँ से मिला? अरे पिताजी, वो एक बूढ़ा व्यक्ति गिरा हुआ था, मैंने उन्हें उठा दिया। उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा, मैंने उसका जवाब दे दिया, तो उन्होंने बदले में मुझे इस खजाने के बारे में बताया और मैं ये खजाना आपके घर ले आया। मुझे माफ़ करना बेटा रोशन, मैंने गांव वालों की बातों में आकर तुम्हें अपने घर से बाहर निकाल दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे पिताजी, आपने जो कुछ भी किया मेरी भलाई के लिए किया और मैं बस इतना ही जानता हूँ कि माँ बाप से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती। तो अब आप लोग भी समझ चुके होंगे कि ज़िंदगी में कभी भी किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि छोटा इंसान कभी न कभी बड़ा ज़रूर होता है। एक राज्य में एक राजा हुआ करता था जो पूरे राज्य पर राज किया करता था। उस राजा की एक बेटी भी थी जिसका नाम सोनिया था। वह चांद को पाना चाहती थी और इसीलिए वह पूरी पूरी रात चांद को देखती रहती थी। एक दिन सोनिया अपने पिताजी यानी राजा से बोलती है, पिताजी पिताजी, मुझे चांद ला कर दो, मुझे चांद के साथ खेलना है, मुझे नहीं पता, मुझे चांद ला कर दो। सोनिया की ये बात सुनकर राजा तो बिल्कुल हैरान ही हो जाता है। फिर राजा उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है कि यह नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन सोनिया ने तो जैसे जिद ही पकड़ ली थी कि उसे तो चांद चाहिए, इसीलिए वे ना ही कुछ खाती ना ही कुछ पीती, सारी सारी रात चांद को ही देखती रहती थी। इसी के चलते उसकी तबीयत खराब हो जाती है। अब सोनिया की तबीयत खराब देखकर राजा तो बहुत ज़्यादा चिंता में पड़ जाता है और वह अपने सभी दरबारियों से कहता है कि मुझे नहीं पता, कहीं से भी ला कर दो, मेरी बेटी को चांद चाहिए और तुम चांद ला कर दोगे। अरे राजा साहब, ये तो आपको भी पता है और हमको भी कि चांद कोई नहीं ला सकता, तो हम कैसे ला सकते हैं? और फिर दरबारियों की बात सुनकर राजा समझ जाता है कि यह चांद कोई नहीं ला सकता। फिर राजा अपने दरबारियों से कह के पूरे राज्य में ऐलान करा देता है, सुनो सुनो सुनो, राजा साहब का ये है हुक्म है कि जो भी उनकी बेटी को चांद ला कर देगा वह उसे बहुत बड़ा इनाम देंगे और हीरे जवाहरात देंगे। ऐसे ही ये खबर पूरे राज्य में फैलते फैलते एक किसान के पास भी पहुंच गई। उससे राजा की यह परेशानी देखी ना गई और वह राजा के पास पहुंच गया और जाकर राजा से बोला, महाराज, मैं राजकुमारी को चांद लाकर दे सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे यह पता करना होगा
कि आखिरकार राजकुमारी को चांद चाहिए कितना बड़ा। यह कहकर किसान राजा से उसकी बेटी से मिलने की इच्छा प्रकट करने लगा और फिर राजा भी इस बात पर राजी हो जाता है। हाँ तो प्यारी राजकुमारी, बताओ मुझे कि चांद कितना बड़ा होता है। चांद मेरी एक अंगुली के बराबर है। जब मैं चांद के सामने अपनी एक अंगुली लगाती हूँ तो चांद नहीं दिखाई देता। फिर किसान सोनिया से पूछता है कि चांद कितना ऊंचा है। वो महल के पेड़ से थोड़ा ऊंचा है, क्योंकि जब भी मैं देखती हूँ तो वह पेड़ के ऊपर ही दिखाई देता है। अच्छा राजकुमारी, चांद दिखाई कैसा देता है? वो चमकीला है और चांदी की तरह चमकता है और बहुत ज्यादा प्यारा है, इसीलिए मैं उसे पाना चाहती हूँ। अच्छा चलो ठीक है, मैं कल ही वो तुम्हें चांद पेड़ पर चढ़कर तोड़कर ला दूंगा, ठीक है? इतना बोलकर किसान वापस राजा के पास आता है और अपनी पूरी बात राजा को बताता है। अगले दिन किसान एक छोटा सा चांदी का चांद बनवाकर राजकुमारी के लिए ले आता है और राजकुमारी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होती हैं। राजकुमारी को खुश देखकर राजा भी बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन उसे एक परेशानी सता रही थी। वह सोच रहा था कि रात को जब वह चांद को निकलता हुआ देखेगी तो वह क्या समझेगी। इसी बात को राजा किसान के सामने रखता है। राजा की बात सुनकर किसान कहता है, मैं आपकी इस परेशानी को भी अभी हल किए देता हूँ। फिर किसान राजकुमारी के पास जाता है और उससे बड़े प्यार से बोलता है, राजकुमारी, जब किसी का दांत टूट जाता है तो उसका क्या होता है? उसका नया दांत निकल आता है। अच्छा तो राजकुमारी ये बताइए, क्या आपको पता है जब कोई चांद तोड़ लाता है तो क्या होता है? हाँ, उसकी जगह दूसरा चांद आ जाता है। अरे वाह, राजकुमारी को तो सब पता है। आइए अब मैं तुम्हें कुछ दिखा कर लाता हूँ। फिर किसान उसे नया चांद दिखाने ले जाता है और चांद देखकर राजकुमारी बोलती है, यह मेरे चांद से खूबसूरत नहीं है। जो मेरे पास चांद है वह सबसे ज्यादा खूबसूरत है। उसके बाद राजकुमारी चांद के साथ खेलने में जुट जाती है और फिर राजा किसान को बहुत सारा इनाम देता है। बहुत पहले एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा और साथ ही उनका एक बेटा रहा करता था जिसका नाम सुंदर था। सुंदर के पिता की मृत्यु अभी कुछ ही टाइम पहले हुई थी, जिसके बाद सारी जिम्मेदारी सुंदर के कंधों पर ही आ गई थी। सुंदर बेचारा बहुत ज़्यादा मेहनत किया करता था, लेकिन गांव में काम ना होने की वजह से वह बहुत कम ही कमाया करता था। माँ, गांव में काम करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, इसीलिए मैं शहर जाकर काम करने की सोच रहा हूँ। लेकिन बेटा, तू शहर में अकेला कैसे रहेगा? अरे माँ, अपने यहाँ से कितने लोग तो शहर जा चुके हैं, मैं भी उन्हीं के साथ किसी न किसी के साथ रहकर काम कर लूंगा। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। काफ़ी देर सुंदर के समझाने के बाद उसकी माँ मान जाती है और फिर अगले दिन सुंदर शहर के लिए निकल जाता है और शहर में उसकी एक अच्छी खासी नौकरी भी लग जाती है। सुंदर वहाँ खूब मन लगाकर काम किया करता और जैसे ही उसका महीना हो जाया करता, वे किसी न किसी के हाथ अपना खत और कुछ पैसे घर भेज दिया करता था। और सुंदर की माँ रोज़ खाना बनाती और साथ ही सुंदर के लिए भी खाना बनाती उसकी याद में, और वह खाना अपनी झोपड़ी के बाहर रख दिया करती और उसकी झोपड़ी के पास से जो भी भूखा गुजरता वह उस खाने को खा लिया करता और उस बुढ़िया को खूब दुआएं दिया करता था। कुछ समय तक तो सुंदर की खबर आती रही और वह पैसे भी भेजता रहा, लेकिन कुछ समय के बाद सुंदर की खबर आना बंद हो गई। जब सुंदर की खबर आना बंद हुई तो उसकी माँ को चिंता होने लगी और वह गांव वालों से पूछती, लेकिन गांव वालों को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। सुंदर की खबर ना मिलने से और गांव वालों को कोई जानकारी ना होने से अब उसकी माँ को और ज़्यादा टेंशन होने लगी थी, इसलिए वह रोज़ सुंदर का खाना झोपड़ी के बाहर रख दिया करती। एक दिन एक बुढ़िया उस खाने को लेने के लिए आई और जैसे ही खाना लेकर जाने लगी वो बोली, अगर बुरा करोगी तो बुरा होगा और अच्छा करोगी तो अच्छा होगा। इतना बोलकर वह वहां से चली गई। सुंदर की माँ को बूढ़ी अम्मा की यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। इसके बाद फिर वह रोज़ ऐसे ही खाना रखती और वह बूढ़ी अम्मा रोज़ आती और यही बोलकर रोज़ चली जाती। ऐसा ही काफ़ी दिन तक चलता रहा। इस बात से सुंदर की माँ बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी, इसलिए वे खाने में जहर मिलाकर बाहर रख देती है और फिर उसे बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगती है। अरे, मैं ये क्या कर रही हूँ?
मुझे किसी के साथ बुरा करने का कोई अधिकार नहीं है। और फिर सुंदर की माँ ने वह खाना वहाँ से हटा दिया और दूसरा खाना बनाकर वहाँ पर रख दिया। और फिर कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। बूढ़ी अम्मा कहती रही और खाना ले जाती रही। एक दिन जब सुंदर की माँ अंदर घर में होती है तो बाहर से एक आवाज़ आती है। जैसे ही सुंदर की माँ बाहर देखती है तो बाहर सुंदर खड़ा होता है, लेकिन वे पहले से बहुत ज़्यादा बीमार और कमज़ोर दिखाई देता है। तो उसकी माँ उससे बोलती है, क्या हुआ बेटा, तू इतना कमजोर क्यों दिखाई दे रहा है? और कुछ दिनों से तूने कोई खबर क्यों नहीं भेजी अपनी? माँ, जिस सेठ के पास मैं काम किया करता था उनकी मृत्यु हो गई और उनकी दुकान भी बंद हो गई। फिर मैंने शहर में काफी काम ढूंढा लेकिन मुझे कहीं काम नहीं मिला और मेरे पास तो खाने तक के लिए पैसे नहीं बचे थे। तो फिर तू गांव वापस क्यों नहीं आ गया? अरे माँ, मैं वापस आ ही रहा था लेकिन तभी रास्ते में अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई और मैं बेहोश हो गया। तो एक बूढ़ी अम्मा मुझे अपनी झोपड़ी में ले गई। उसने मेरी बहुत देखभाल की और रोज पता नहीं वह कहाँ से खाना लेकर आती थी, नहीं तो माँ मैं आज जिंदा भी नहीं होता। लेकिन माँ, उस खाने का स्वाद बिल्कुल आपके खाने की तरह होता था। फिर सुंदर की माँ को समझ आ गया कि वह बूढ़ी अम्मा रोज मेरे बेटे के लिए ही खाना लेकर जाती थी, लेकिन वह अगले पल ही डर गई। उसने सोचा कि अगर उस दिन वो जहर वाला खाना दे देती तो आज मेरा बेटा मेरे सामने ना होता। इसीलिए कहते हैं हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो ऊपर वाला हमारे साथ भी बुरा करेगा। Should be